नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी को भी अच्छे से कर रहे होंगे। रेलवे का अभी एग्ज़ाम होने वाला है, उसकी एग्ज़ाम डेटें आपकी आ चुकी हैं। तो यहाँ से हम लोग जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है रेलवे के 25 क्वेश्चन यहाँ से कवर करते हैं। तो अभी तक अभी आपने वीडियो नहीं देखे तो हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना और चैनल पे नए जुड़ रहे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। आज के वीडियो का टारगेट रहेगा ओनली आपके 100 लाइक और इसी के साथ कंप्लीट करने हैं हम लोगों को बहुत जल्द 1K आपके सब्सक्राइबर। तो इसमें आप अपनी भागीदारी निभाइए। तो यहाँ से चैनल को भी सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें। तो आज का पहला क्वेश्चन हो जाएगा कि निम्न में से कौन सा जीव मत्स्य वर्ग से संबंधित है। तो इन चार ऑप्शन में बताना है आपका कि कौन सा जीव है जो मत्स्य वर्ग से संबंधित है। तो यह आपकी होती है डॉग फिश। तो ऑप्शन वी यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। तो डॉग फिश आपकी मत्स्य वर्ग से संबंधित हो जाएगी। तो डॉग फिश को स्कॉलियोडॉन भी कहते हैं। तो ये इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट हो जाएगा यहाँ से। तो यह एक कॉर्डेटा संघ के मत्स्य वर्ग के अंतर्गत आता है, जबकि जेली फिश निडेरिया संघ के अंतर्गत और सिल्वर फिश आर्थ्रोपोडा संघ के अंतर्गत तथा स्टार फिश आपके इकाइनोडर्मेटा संघ के अंतर्गत आता है। तो इन क्वेश्चनों को आपको याद रखना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसके हृदय में केवल 2 कक्ष होते हैं। तो ऐसा कौन सा हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन जिसके हृदय में 2 कक्ष होते हैं। तो इसमें ऑप्शन डी यहाँ पे हो जाएगा रोहू। तो यहाँ पे रोहू एक मछली होती है, उसमें आपके 2 कक्ष होते हैं। तो इसका आंसर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। तो रोहू आपकी एक मछली होती है यहाँ पे। तो यह एक मछली की प्रजाति होती है जिसमें आपके 2 चैम्बर होते हैं या 2 कक्ष होते हैं। मछलियों का शरीर धारा रेखीय तथा नौकाकार होता है। पादों के स्थान पर जोड़ीदार पखने तैरने के लिए होते हैं। श्वसन यह आपके कुलोमों द्वारा यानी गिल्स के द्वारा गलफड़ों के द्वारा करते हैं। इनमें अशुद्ध रक्त पाया जाता है, वाह्य कणों का अभाव पाया जाता है और इनके शरीर का ताप जल के ताप के साथ साथ घटता बढ़ता रहता है, अर्थात मछलियाँ असमतापी होती हैं। तो इन पॉइंटों को आपको नोट डाउन कर लेना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा जंतु बाकी 3 से भिन्न है। तो यहाँ पे कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो 3 से भिन्न है। तो यह क्वेश्चन आपका 2017 में एनटीपीसी में पूछा हुआ है। तो इसमें आपका हो जाएगा समुद्री घोड़ा। तो यह इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन वी। तो हम लोग इसके पॉइंट देखेंगे। तो मगरमच्छ, कछुआ और मेंढक यह टेट्राडोपोडा के अंतर्गत आते हैं, जबकि आपका समुद्री घोड़ा यह मत्स्य वर्ग के अंतर्गत आता है। तो समुद्री घोड़ा को यहाँ से स्टार डाल के लिख लेना है, यह आपके मत्स्य वर्ग के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि सबसे जहरीली मछली कौन सी है। तो यहाँ पे बताना है कि सबसे जहरीली मछली कौन सी है। तो यहाँ पे एंगलर मछली ये नहीं होती है आपकी, पार्कुलाइन मछली ये भी नहीं होती है, पिरान्हास मछली ये भी नहीं होती है और आपकी ये हो जाएगी पप्फर मछली। तो यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। तो सबसे जहरीली मछली आपकी होती है पप्फर मछली। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। तो ऐसा क्वेश्चन आपके 2016 में पूछा हुआ है। तो आगे आने वाले जो रेलवे एग्जाम अभी होने को हैं तो वहाँ पे यह क्वेश्चन सीधे देखने को आपको मिलेंगे, क्योंकि रेलवे सबसे ज़्यादा अपने प्रीवियस ईयर ज़्यादा पूछती है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा हो जाएगा। तो अगले प्रश्न से अब हम लोग एक बढ़ेंगे नए चैप्टर की ओर यहाँ से, जिसका नाम हो जाएगा मानव शरीर। और यहाँ पे एक नई यूनिट ये हो जाएगी मानव शरीर। तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे पहला चैप्टर पाचन तंत्र। तो मानव शरीर में सबसे पहले पाचन तंत्र पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ से किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं तो हम लोग देखेंगे यहाँ से। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है कि मानव आहार नाल का एक चित्र नीचे दिया गया है। चलिए ठीक है, हमें दिया गया है यहाँ पे, और इसके आधार पर स्तंभ 1 तथा स्तंभ 2 के साथ मिलान दर्शाने वाले विकल्प का चयन करें। तो यहाँ पे मिलान हम लोगों को पूछा गया है, देखते हैं हम लोग क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे ये 4 ऑप्शन यहाँ पे रहे आपके सामने और ये 4 मिलान आपको करना है।
तो यहाँ पे कौन सा मिलान सही हो जाएगा तो वही हमें बताना है। तो यहाँ पे आपको चित्र में ABCD ये आपको एरो के माध्यम से बताए गए हैं, तो उनको आपको मिलान करके बताना है यहाँ पे इस टेबल में। तो यहाँ पे ए का किससे मिलान हो जाएगा, तो यह आपका होता है पाचन तंत्र, यानी पाचन नहीं होता है, तो इसका मिलान हम लोग करेंगे फोर्थ पे। और वी का ये आपका होता है अंकुर भोजन से जल का अवशोषण करते हैं, तो इसका हो जाएगा आपके वी से यहाँ पर। और सी का आपका हो जाएगा आपके सेकेंड पर, और डी का आपका हो जाएगा थर्ड पर। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन वी, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आइए हम लोग इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट देखेंगे क्या हो जाएंगे। तो यहाँ पे आहार नाल पाचन नहीं होता है, यानी आहार नाल में पाचन नहीं होता है। बड़ी आंत ये अंकुर भोजन से जल का अवशोषण करते हैं। छोटी आंत लंबाई जंतुओं द्वारा खाए जाने वाले भोजन पर निर्भर करते हैं। यकृत आपकी वसा के पायसीकरण में सहायक होता है। तो ये 4 इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट हो जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, लसिका आंतों में पचित और अवशोषित किसका परिवहन करती है। तो यह क्वेश्चन आपके ग्रुप डी 2022 का है, ये क्वेश्चन है, लेटेस्ट पैटर्न का क्वेश्चन है ये। तो लसिका आंतों में पचित और अवशोषित वसा का परिवहन करती है यहाँ पे, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। तो लसिका आंतों में पचित और अवशोषित वसा का परिवहन करती है। आंत की लसिका प्रणाली आहार लिपिड के परिवहन के साथ साथ प्रतिरक्षा, निगरानी तथा अंतरालीय द्रव को हटाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो ये पॉइंट इसको याद रखना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा हो जाएगा, तो यहाँ पे निम्नांकित चित्र मनुष्यों में दांतों के कृमिक क्षय के विभिन्न चरणों को दर्शाता है। यहाँ पे ये आपको 4 चरण दिए गए हैं। तो दांतों के क्षय से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से एक के अलावा अन्य सभी सही हैं, तो गलत कथन की पहचान आपको करना है। तो यहाँ पे ये चित्र देख सकते हैं, यहाँ पे 4 चित्र है। तो आइए हम लोग इसके ऑप्शन देखेंगे क्या हो जाएंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे ए ऑप्शन है कि इनमें जीवाणु की कोई भूमिका नहीं होती है, यह विषाणु जनित होता है, तो ये एकदम गलत हो जाएगा। और चूंकि हमें यहाँ पे गलत बताना था तो यही इसका आंसर भी हो जाएगा। वी हम लोग देखेंगे कि मुंह में बचे हुए भोजन पर जीवाणु सक्रिय हो जाते हैं, तो ये करेक्ट हो जाएगा। अम्ल इनेमल का मृदुकरण कर देते हैं, जिसकी वजह से दांतों में दर्द और दंत क्षय होता है, ये भी सही हो जाएगा। जीवाणु शर्कराओं का विघटन करके अम्ल उत्पन्न करते हैं, ये भी सही हो जाएगा। तो हमें यहाँ पे गलत पूछा गया था, तो इसका ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। उपरोक्त चित्र में मनुष्यों के दांतों को कृमिक क्षय के विभिन्न चरणों को दर्शाया गया है, जिसमें प्रश्नानुसार विकल्प वी, सी और डी सही होंगे, जबकि विकल्प ए आपका गलत है, क्योंकि दांतों के कृमिक क्षय में जीवाणु की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो यहाँ से ये ऑप्शन आपके हो जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो यहाँ पे अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा वसा के पायसीकरण में शामिल होता है। तो यह आपका यकृत होता है, यह वसा के पायसीकरण में शामिल होता है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। तो वसा के पायसीकरण में यकृत शामिल होता है, और पायसीकरण वसा को छोटी रक्त कोशिकाओं में तोड़ने की प्रक्रिया है, ताकि एंजाइम कार्य कर सकें और भोजन अधिक आसानी से पच सके। पायस 2 या 2 से अधिक तरल पदार्थों का मिश्रण होता है, जो सामान्य रूप से अमिश्रणीय होते हैं। तो इन पॉइंटों को आपको याद रखना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि दंत क्षय के परिणाम स्वरूप क्या होता है। तो जब आपके दांत झड़ने लगते हैं, यानी दांतों में आपकी जब कुछ रोग हो जाता है, यानी सड़न लगने लगते हैं, तो उस समय आपका क्या होता है, तो यह कोमल दंत वल्क, तो यही होता है आपके ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा। तो दंत क्षय के परिणाम स्वरूप कोमल दंत वल्क होता है, तो ये पॉइंट इसको यहाँ से लिख लेना है इसको। तो यहाँ पे इसके पॉइंट हो जाएंगे कि दंत क्षय के परिणाम स्वरूप कोमल दंत वल्क होता है, इसे दंत इनेमल भी कहा जाता है। मानव शरीर में यह सबसे कठोर
तथा बहुत अधिक खनिज लवण युक्त पदार्थ है। इनेमल का निर्माण कैल्शियम फास्फेट से होता है। तो ये स्टार डाल के पॉइंट इसी क्वेश्चन के नीचे आपको नोट डाउन कर लेना है कि इनेमल का निर्माण आपके कैल्शियम फास्फेट से होता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा हो जाएगा कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन कहाँ होता है? तो यह आपके होता है छोटी आंत में। तो इसमें ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का आपका पूर्ण पाचन जो है यह छोटी आंत में होता है। तो इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे हम लोग। तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन आपके छोटी आंत में होता है। तो छोटी आंत पाचन तंत्र का एक महत्वपूर्ण अंग है। भोजन का अधिकांश पाचन छोटी आंत में ही संपन्न होता है और छोटी आंत लगभग आपके 7 से 5 मीटर लंबी अत्यधिक कुंडलित यह संरचना होती है। जो आपका स्टोमच इस तरह होता है यहाँ पे, जो इस तरह ये छोटी छोटी घूमती हुई ये जो आपको ये आंतें दिखती हैं, तो यही छोटी आंत होती है यहाँ पे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यहाँ पे अगला प्रश्न हो जाएगा कि आहार में मौजूद वसा छोटी आंत में बड़ी गोलिकाएं क्यों होती हैं यहाँ पे? तो यहाँ पे इसका आपका आंसर हो जाएगा। तो ए ऑप्शन है कि क्योंकि आमाशय में मौजूद लाइपेज एंजाइम वसा को पूरी तरह से नहीं पचा पाते। तो ये गलत होता है आपका। क्योंकि वसा आमाशय में उत्पन्न जलयुक्त कर्दम के साथ अच्छी तरह मिश्रित नहीं हो पाते। तो यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आहार में मौजूद वसा छोटी आंत में बड़ी गोलिकाएं क्यों नहीं बनाते हैं? तो इसका यही कारण हो जाएगा। तो आइए हम लोग इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट देखेंगे यहाँ पर। तो आहार में मौजूद वसा छोटी आंत में बड़ी गोलिकाएं बनाते हैं क्योंकि वसा आमाशय में उत्पन्न जलयुक्त कर्दम के साथ अच्छी तरह मिश्रित नहीं हो पाते। छोटी आंत आहार नली का सबसे बड़ा हिस्सा होता है और भोजन का अधिकांश पाचन आपके छोटी आंत में ही होता है। अगला प्रश्न हो जाएगा कि एक वयस्क मनुष्य के मुख में केवल कितने कृंतक होते हैं, यानी कृंतक दांत आपके होते हैं? तो ये होते हैं आपके 8। ऑप्शन यहाँ पे सी इसका करेक्ट हो जाएगा। तो एक वयस्क मनुष्य के मुख में केवल 8 कृंतक होते हैं। तो आइए हम लोग इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट देखेंगे यहाँ पे। तो एक मनुष्य के मुख में 4 प्रकार के कुल 32 दांत होते हैं। सबसे पहले याद रखना है कि मनुष्य के मुख में कितने दांत होते हैं? 32। और ये कितने प्रकार के होते हैं? तो ये मुख्य रूप से आपके 4 प्रकार के होते हैं, जिसमें आपका एक प्रकार आ जाता है कृंतक। तो इनकी संख्या कितनी होती है? यहाँ पे 8 होती है। तो यही क्वेश्चन हमें पूछा हुआ है कि इनकी संख्या कितनी होती है? 8। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा। और अगले प्रश्न से बढ़ने से पहले हम लोग यहाँ पे कुछ दांत के प्रकार दिए गए हैं और दांतों की संख्या दी गई है। तो यहाँ पे आपके 4 प्रकार जो दांत के होते हैं वो दिए गए हैं और इनकी संख्या यहाँ पे दी गई है। जैसे हम लोग बात करें यहाँ पे कृंतक दांत की, तो ये इनकी संख्या होती है यहाँ पे 8। दूसरे प्रकार के होते हैं आपके रदनक, इनकी संख्या होती है आपके 4। और आपके चावर्णक होते हैं, इनकी संख्या होती है आपके 12। और अग्र चवर्णक ये होते हैं आपके 8। तो ये 4 प्रकार के दांत होते हैं जिनकी संख्याएं आपको ये सामने लिखी हुई हैं। अगला प्रश्न है कि मानवों में आहार नाल का इनमें से कौन सा भाग अवशिष्ट पदार्थ का उत्सर्जन करता है? तो यहाँ पे मानव में बताना है कि आहार नाल का इनमें से कौन सा भाग होता है जो अपशिष्ट पदार्थ का उत्सर्जन करता है? तो यह होता है आपका मल द्वार। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। तो हम लोग इसके पॉइंट देखेंगे क्या हो जाएंगे। तो मानवों में मल द्वार द्वारा अपशिष्ट पदार्थ का उत्सर्जन होता है। मल द्वार आहार नाल का ही एक भाग है। मनुष्य की आहार नाल में छोटी आंत सबसे लंबी होती है। इसकी लंबाई आपके होती है 20 फीट यहाँ पे होती है। तो यहाँ से आप सोच समझ सकते हैं कि एक छोटी आंत की लंबाई यहाँ पे कितनी होती है। तो यह आपके ये जो सिमटी हुई होती है यहाँ से कुछ इस तरह की ऐसे करके, ये नहीं बीच में होती हैं। तो यही आपकी होती है छोटी आंत, इनकी लंबाई आपकी होती है 20 फीट। तो ये एग्जाम्पल आपको यहाँ से याद रखने हैं।
चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि निम्नांकित चित्र मानव आहार नाल के एक भाग को दर्शाता है। इस भाग में कौन सी क्रिया हो रही है और कैसे? तो आइए हम लोग चित्र देखते हैं। सबसे पहले क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे ये आपका भोजन हो जाएगा, फिर उसके बाद ये होती है ग्रास नली, फिर ये आमाशय या पेट यहाँ पे होता है। तो यहाँ पे ग्रास नली और भोजन यहाँ पे बात कही गई है। तो हम लोग देखेंगे यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन। तो यहाँ पे मौजूद एंजाइम के कारण क्रमाकुंचन, ये गलत हो जाएगा आपका। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हम लोग बात करें तो ये होता है लयबद्ध संकुचन और पेशीय भित्तियों के शिथिलन के कारण संकुचन, क्रमाकुंचन। तो यही इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे वी। तो यहाँ पे ये देख सकते हैं इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट। तो उपर्युक्त चित्र में निम्न क्रिया हो रही है। लयबद्ध संकुचन और पेशीय भित्तियों की शिथिलन के कारण क्रमाकुंचन आमाशय नली में कार्डिक सॉफ्टवेयर सारफेक्टर। तो ये आपका एक कठिन वर्ड यहाँ पे हो जाएगा। कार्डिक सारफेक्टर मांसपेशियों की रिंग है। यह आमाशय में भोजन को जाने देती है। जैसे ही भोजन आमाशय में जाता है, उसकी पेशियां दीवारों की सिकुड़न व ढीला शुरू हो जाती है, जिसे पेरिस्टालिसिस कहते हैं। जब सामने की पेशियां ढीली पड़ती हैं तो उनके पीछे की मांसपेशियां सिकुड़ती हैं। यह प्रक्रिया स्वयं छोटी रहती है। तो इसको, इन पॉइंटों को यहाँ पे याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हो जाएगा कि मुख गुहिका मानव तंत्र का एक भाग है। तो यह मानव के किस तंत्र का भाग हो जाएगा? तो यह होता है आपके पाचन तंत्र का भाग। तो यहाँ पे ऑप्शन यहाँ पे सी इसका करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन के इम्पोर्टेंट पॉइंट हो जाएंगे कि मुख गुहिका मानव पाचन तंत्र का एक हिस्सा है और मानव पाचन तंत्र में पाचन की प्रक्रिया मुख गुहिका में शुरू होती है। मुख्य गुहिका में मुख्य रूप से आपके दांत और लार ग्रंथियां पाचन तंत्र का अंग होती हैं। तो इन पॉइंटों को यहाँ पे स्टार डाल के लिख लेना है। अगला प्रश्न है कि मानव शरीर के किस भाग में अंकुर मौजूद होते हैं? तो इन चार ऑप्शन में बताना है कि किसमें आपके अंकुर मौजूद होते हैं। तो यह आपके होते हैं छोटी आंत में। तो यहाँ पे ऑप्शन यहाँ पे वी इसका करेक्ट हो जाएगा। तो छोटी आंत में उपस्थित श्लेष्मिका क्षेत्र में उंगली के आकार की आकृतियां पाई जाती हैं, जिन्हें अंकुर कहा जाता है, और पचे हुए भोजन का अवशोषण इन्हीं अंकुरों के द्वारा होता है। सर्वाधिक पदार्थों का अवशोषण छोटी आंत में होता है, इसलिए अंकुर छोटी आंत में पाए जाते हैं। तो ये इनके इम्पोर्टेंट पॉइंट हो जाएंगे। अगला प्रश्न हो जाएगा कि रक्तचाप को मापने के लिए चिकित्सकों द्वारा उपयोग किए जाने वाले उपकरण का नाम बताइए। तो रक्तचाप मापा जाता है तो चिकित्सक यानी डॉक्टर लोग किस उपकरण का उपयोग करते हैं? तो यह करते हैं आपके स्फिग्नोमैनोमीटर। तो यहाँ पे ऑप्शन वी यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। तो स्फिग्नोमैनोमीटर रक्तचाप को मापने के लिए चिकित्सकों द्वारा उपयोग किया जाने वाला एक यंत्र है। और इकोकार्डियोग्राम द्वारा हृदय की जांच, तो हृदय की जांच आपके इकोकार्डियोग्राम के द्वारा होती है। स्टेथोस्कोप द्वारा आपके लंग्स से होने वाली आवाज़, यानी जो फेफड़े होते हैं तो उनसे होने वाली आवाज़, तथा स्पायरोमीटर से लंग्स की क्षमता को बेहतर बनाया जाता है। तो इन पॉइंटों को यहाँ पे स्टार डाल के लिख लेना इस क्वेश्चन के नीचे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हो जाएगा कि पित्त के कार्य नीचे दिए गए हैं, उस विकल्प का चयन करें जो पित्त रस के कार्य से संबंधित नहीं है। तो आइए हम लोग देखेंगे एक एक ऑप्शन। तो ऑप्शन ए है कि यह अग्नाशयी एंजाइमों की क्रिया के लिए भोजन को क्षारीय माध्यम प्रदान करता है। तो यह सही हो जाएगा आपका। इसमें प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम होता है जो प्रोटीन के पाचन में सहायक होता है। तो यही इसका गलत हो जाएगा, ये नहीं होता है। यह अग्नाशयी एंजाइमों की क्रिया की दक्षता को बढ़ाता है। तो ये भी होता है। यह बड़ी वसा गोलिकाओं को छोटी वसा गोलिकाओं में विघटित करता है। ये भी सही होता है।
यहाँ पे हमें पूछा गया कि संबंधित नहीं है, तो ये विसंबंधित नहीं है, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो पित्तरस में प्रोटीन पाचन एंजाइम नहीं पाया जाता है और ना ही ये प्रोटीन के पाचन में सहायक होता है, अतः विकल्प आपका वी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा कि हमारा निम्न में से कौन सा पाचक एंजाइम लार में पाया जाता है। तो यह क्वेश्चन आपके रेलवे का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। तो यहाँ पे पाचक एंजाइम लार में पाया जाता है, तो कौन सा एंजाइम आपका होता है। यहाँ से क्वेश्चन जो है एंजाइमों से आपके क्वेश्चन रेलवे ज़्यादा पूछती है यहाँ पे। तो इसमें आपका होता है एमाइलेज एंजाइम, ऑप्शन डी यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। तो आइए हम लोग इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट देखेंगे। तो एमाइलेज एंजाइम लार में पाया जाता है आपका यह, और एमाइलेज स्टार्च, पॉलीसैकेराइड और जटिल कार्बोहाइड्रेट में बंधकों को सरल शर्करा को अवशोषित करने के लिए आसान बनाने के लिए जिम्मेदार होता है। तो इन पॉइंटों को यहाँ पे याद रखना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा हो जाएगा, निम्नलिखित में से किस जीव की छोटी आंत अपेक्षाकृत लंबी होती है। तो यहाँ पे इन चार ऑप्शन में बताना कि किस जीव की छोटी आंत अपेक्षाकृत लंबी होती है। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन वी, यहाँ पे हो जाएगा गाय की। तो गाय की छोटी आंत अपेक्षाकृत ये लंबी होती है। तो आइए हम लोग इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट में समझेंगे। तो निम्न जीवों में गाय की छोटी आंत अपेक्षाकृत लंबी होती है। शाकाहारी पौधों में मौजूद सेलुलोज को पचाने के लिए अधिक समय की आवश्यकता होती है, और मांसाहारी मांस खाते हैं जिसे पचाने में कम समय लगता है, इसलिए इनकी छोटी आंत छोटी होती है। और यहाँ पे इनकी आंत बड़ी क्यों होती है, क्योंकि ये शाकाहारी पौधे आपके ये खाते हैं। तो अगला प्रश्न हो जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा आमाशय में बनने वाला एक प्रोटीन पाचक एंजाइम है। तो यह आपका होता है पेप्सिन एंजाइम, ऑप्शन यहाँ पे सी इसका करेक्ट हो जाएगा। तो आमाशय में बनने वाला एक प्रोटीन पाचक एंजाइम आपका होता है पेप्सिन। तो आइए हम लोग इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट देखेंगे। तो पेप्सिन आमाशय में बनने वाला एक प्रोटीन पाचक एंजाइम है। पेप्सिन प्रोटीन को प्रोटियोजन तथा पेप्टोज या पेप्टाइडों में बदल देता है। आमाशय उदर गुहा में बाईं ओर स्थित एक खोखली द्विपालिका थैली जैसी रचना होती है। इसकी लंबाई लगभग आपकी 30 सेंटीमीटर होती है, और आमाशय की भीतरी दीवार स्तंभाकार एपिथेलियम कोशिकाओं से निर्मित होती है। तो इन पॉइंटों को याद रखना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नांकित चित्र का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए। परख नली बी में नीला रंग ना दिखने के संबंध में सही विकल्प का या विकल्प की आपको पहचान कीजिए। तो यहाँ पे ये दो चित्र दिए गए हैं, जिसमें आपको ये पहले है, इसमें आपको ये नीला पूर्ण तरीके से आपको नहीं दिख रहा है, यहाँ पे कुछ काला काला ये नज़र आ रहा है। तो यहाँ पे यही पूछा गया है, यह काला क्यों दिखता है, यानी पूर्ण तरीके से ना दिखने का यहाँ पे कारण क्या होता है। तो हम लोग देखेंगे इसके ऑप्शन क्या हो जाएंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे ऑप्शन ए है कि स्टार्च का पाचन लार में मौजूद लाइपेज द्वारा किया जाता है। तो ये नहीं होगा आपका। तो स्टार्च का पाचन लार में मौजूद पेप्सिन द्वारा किया जाता है, ये भी नहीं होता। स्टार्च का पाचन लार में मौजूद लार एंजाइमों या एमाइलेज द्वारा किया जाता है, तो यही इसका करेक्ट हो जाएगा। तो स्टार्च का पाचन आपके लार में मौजूद लार एमाइलेज द्वारा किया जाता है, तो यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आप यहाँ से देख सकते हैं, इसके ये रहे इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो उपरोक्त चित्र से स्पष्ट है कि स्टार्च का पाचन लार में मौजूद लार एमाइलेज द्वारा किया जाता है। जब हम अपने मुंह में दाना डालते हैं और भोजन का पाचन शुरू हो जाता है, तथा लार में एमाइलेज नामक एंजाइम होता है जो माल्टोज में स्टार्च का जल अपघटन कर देता है। तो ये हो जाएंगे इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट। अब अगला प्रश्न आपका हो जाएगा यहाँ पे कि मनुष्यों की छोटी आंत में मौजूद अंकुरों की कुछ विशेषताएं नीचे दी गई हैं। तो यहाँ पे ये 4 विशेषताएं दी गई हैं, तो यहाँ पे बताना है कौन सी विशेषताएं हो जाएंगी और कौन सी नहीं होंगी।
तो यहाँ पे ये 4 विशेषताएँ दी गई हैं। अब हम लोग देखेंगे एक-एक करके यहाँ पे और ऑप्शन भी यहाँ पे देखते रहेंगे। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन? तो यहाँ पे पहली हो जाएगी कि ये बहुत पतली दीवारों से लगी हुई अंगुलीनुमा संरचनाएँ हैं, ये होती हैं आपकी। ये एक बड़ा सतही क्षेत्रफल प्रदान करती हैं, ये भी होती है। इनमें भोजन के कारण के लिए यानी पारण के लिए छोटे-छोटे छिद्र होते हैं, तो ये भी होता है। रक्त कोशिकाओं द्वारा भरपूर आपूर्ति कौन से विकल्प अंकुरों को भोजन का अवशोषण करने में सक्षम बनाने वाली विशेषताओं को दर्शाते हैं? तो ये नहीं होता आपका कि रक्त कोशिकाओं द्वारा भरपूर आपूर्ति, ये नहीं होता है। तो यहाँ पे पहला, दूसरा, तीसरा, तो यहाँ पे ऑप्शन बी हमें मिल गया यहाँ पे, यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो छोटी आंत आपके इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में एक अंग है, जहाँ भोजन में अधिकांश पोषक तत्वों का अवशोषण होता है। छोटी आंत में रसांकुर पाई जाती है, जो बहुत ही पतली दीवारों में अंगुलीनुमा संरचनाएं होती हैं, जो एक बड़ा सतही क्षेत्रफल प्रदान करती हैं। प्रत्येक रसांकुर में इसकी सतह के निकट छोटी और पतली रक्त वाहिकाएं होती हैं। रसांकुर की सतह पचित भोजन पदार्थ का अवशोषण करती है। तो ये हो जाएंगे इस क्वेश्चन के इम्पोर्टेंट पॉइंट। बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हो जाएगा आपका कि बड़ी वसा गोलिकाओं के आकार को संकुचित करता है, जिससे एंजाइम अधिक प्रभावी ढंग से काम करते हैं। तो यहाँ पे ये खाली स्थान दिया गया है, यहाँ पे क्या भरना है आपको, इन 4 ऑप्शन में बताना है। तो ये होता है आपका पित्त लवण, तो यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो पित्त लवण बड़ी वसा गोलिकाओं के आकार को संकुचित करता है, तो यह इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। तो आइए हम लोग इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट देखेंगे। तो पित्त लवण बड़ी वसा गोलिकाओं के आकार को संकुचित करता है, जिससे एंजाइम अधिक प्रभावी ढंग से काम करते हैं। पित्त पाचन में सहायता करता है। यह वसा को बसीय अम्लों में विघटित करता है, जिसे बाद में पाचन तंत्र द्वारा शरीर में ले जाया जा सकता है। और वसा के पाचन के दौरान पित्त एक पायसी कारक के रूप में कार्य करता है, जो वसा के बड़े गोलिकाओं को विघटित करने में सहायता करता है और वसा को पचाने वाले एंजाइमों को कार्य करने और वसा को तेजी से पचाने के लिए एक बड़ा क्षेत्र प्रदान करता है। तो ये पॉइंट इसके हो जाएंगे। अब बढ़ते हैं हम लोग इस वीडियो के एक लास्ट क्वेश्चन की ओर, जो है कि जठर रस में डुबोने पर पीएच पेपर का रंग कैसा हो जाता है या हो जाएगा। जब हम लोग जठर रस में डुबोएंगे एक पीएच पेपर को, तो उसका रंग कैसा हो जाएगा, तो ये हो जाता है आपका लाल। तो यहाँ पे ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। तो जठर रस में डुबोने पर पीएच पेपर का रंग लाल हो जाता है और जठर रस का पीएच मान आपका होता है आपका 1.2 होता है। ये स्टार डाल के इसी क्वेश्चन के नीचे लिख लेना है। ये क्वेश्चन सीधा रेलवे पूछती है कि जठर रस का पीएच मान कितना होता है, तो 1.2 होता है, जो कि दृढ़ अम्ल होता है, अतः पीएच मान अर्थात नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। तो ये भी आपका इम्पोर्टेंट पॉइंट हो जाएगा। और जठर ग्रंथियों में स्रावित पाचन रस को जठर रस कहा जाता है। तो जठर रस कहाँ से मिलता है हम लोग, जठर ग्रंथियों से। ये भी पॉइंट स्टार डाल के लिख लेना है। और पेट में पहुँचे भोजन को जठर रस ही अम्लीय बनाता है। जठर रस में ये आपका हो जाएगा HCl और पेप्सिनोजेन, रेनिन और लाइपेज, ये एंजाइम आपके पाए जाते हैं। तो यहाँ पे इस तरह आपके कंप्लीट होते हैं यहाँ से 25 क्वेश्चन आज के। तो ये क्वेश्चन आपके बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, जो रेलवे के अभी तक पूछे हुए एग्जाम में हैं, और यही क्वेश्चन आपके आगे आने वाले एग्जाम में सीधे सीधे आपको देखने को मिलेंगे। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, और चैनल पर नए जुड़ रहे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। बिना सब्सक्राइब करके मत जाना, क्योंकि हम लोग बहुत जल्द टारगेट रख रहे हैं कि 1K सब्सक्राइबर जल्दी हम लोग कंप्लीट करें। तो इस टारगेट में आप अपनी भागीदारी जरूर निभाइए, जिससे हम लोग जल्दी 1K सब्सक्राइबर कंप्लीट कर सकें। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर देना। चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में। जय हिंद।